हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेजर द गुड टाइम। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनवीएस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो कि टीजीटी इंग्लिश के लिए पूछे गए थे। ये एग्जाम हुआ था 18 सितंबर 2019 में। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत होते हैं तो एक क्लास में सारा कुछ डिस्कस नहीं हो सकता, तो मैंने सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस उठाए हैं, बाकी के हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। So the very first question is, who said the following? Literature, music and arts all are necessary for the development and flowering of a student to form an integrated total responsibility. So this question has been asked from literature part. जैसे कि आपको सिलेबस पता है, लिटरेचर, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग सब कुछ आने वाला है, सब कुछ आपको मिक्स करके मिलेगा। So this is from literature. सो ऑप्शंस देखकर क्या बता सकते हो ये क्वेश्चन लिटरेचर के किस पार्ट से आया है? लाइक हमारा सिलेबस है शेक्सपियर, रोमांटिक पोएट्स, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, देन मॉडर्न राइटर्स। सो ये कहाँ से है? बेसिकली दो तो दिख रहे हैं, समझ आ रहे हैं, दो तो शायद आप गेस कर सकते हो, थर्ड एंड फोर्थ, रविंद्रनाथ टैगोर एंड सर औरोबिंदो। शायद आपको मरिया मॉन्टेसरी का इतना आइडिया नहीं हो सकता है, तो चलिए ऑप्शन से चलते हैं। जिनको मरिया मॉन्टेसरी के बारे में नहीं पता उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, बट जिन्होंने थोड़ा सा भी ठीक से लिटरेचर पढ़ा है वो उनके लिए ये क्वेश्चन काफी आसान है। लाइक जो मरिया मॉन्टेसरी थी वो इटली से थी और उन्होंने बेसिकली बात करी है विमेन्स राइट या बच्चों के मेंटल डिसेबिलिटी को लेकर। सो वो इटली की पहली महिला थी जो मेडिकल कॉलेज गई थी। शी इज अ फिजिशियन एंड एन एडुकेटर। फाइन, इस हिसाब से लगता है कि शायद ये तो नहीं होगा। सो ऑप्शन 1 तो हमारा कैंसिल हो गया। नाउ कम टू ऑप्शन 2, दैट इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भी इतना लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट्स को लेकर बात नहीं किया है। ठीक है, सर औरोबिंदो, इनके बारे में कुछ आइडिया है? ये इंडियन राइटर थे जो इंग्लिश में लिखते थे। और भी बहुत लोग थे ना, कमला दास, आर के नारायण, तोरू दत्त, बहुत सारे लोग थे, उनमें से एक ये भी थे। तो इनका पूरा नाम श्री सॉरी नॉट सर, श्री औरोबिंदो घोष था। जो इन्होंने ज्यादातर बातें स्पिरिचुअलिटी पे की हैं, वो एक इंडियन नेशनलिस्ट भी थे। सो काइंड ऑफ ये ऑप्शन भी नहीं लगता है, महात्मा गांधी भी नहीं लग रहे हैं। सो जो ऑप्शन जाता है वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। वैसे भी जिन्होंने इनके बारे में पढ़ा है उनको पता होगा कि इन्होंने बंगाली लिटरेचर और इंडियन आर्ट के लिए को पे बहुत फोकस, बहुत स्ट्रेस दिया है इन्होंने। ये पोइट है, राइटर हैं, प्ले राइट हैं, ये कंपोजर भी हैं। सो इनके रोम रोम में म्यूजिक है, आर्ट है, लिटरेचर है। सो इनके बारे में जिनको पता है वो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। So our answer is option 3, that is Rabindranath Tagore. Fine. Now come to next question. आप चाहो तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये सारा इंफॉर्मेशन कहीं से भी मिल सकता है, इंटरनेट से। Now the next question is, one of the following statements has an error in subject verb concord. Identify the erroneous sentence. So this question is from subject verb agreement. So this is a very important topic for any exam, for any competitive exam. इनको हम subject verb agreement या फिर syntax भी कहते हैं। सो बेसिकली क्या रूल होता है, इस ये एक्चुअली बच्चों के मन में इसका बहुत ही डर बना होता है कि ये बहुत ही टफ टॉपिक है, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, बट एक्चुअली इसका कोई रूल नहीं है। इसका एक ही रूल है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। दिक्कत कब आती है? जब कभी कभी क्या होता है, हमें सब्जेक्ट प्लूरल दिखता है तो हम वर्ब प्लूरल लगा देते हैं,
और कभी कभी क्या होता है, हमें सब्जेक्ट सिंगुलर दिखता है बट एक्चुअली में वो प्लूरल होता है, तो हम वर्ब को प्लूरल लगा देते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 3-4 हमारे पास ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये है कि हमको 3-4 ऑप्शंस रूल्स को याद करना पड़ेगा इस सोल्यूशन को करने के लिए। सो देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस कैसे आ रहे हैं। 15 miles is a long distance to walk। कुछ आइडिया है? कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ क्या होगा इसका आंसर, क्या ये सही है या गलत है। सो जो भी हमारे पास ऐसे फ्रेजेस होते हैं, 15 माइल्स, 5 सेकेंड्स, 5 मिनट्स, 10 किलोमीटर्स, इनको हम सिंगुलर लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, 15 माइल्स, कैसा है, सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी कैसा रहना चाहिए, सिंगुलर। सो इस क्या है, सिंगुलर वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस तो सही हो गया। फाइन, अभी आते हैं दूसरे पे। Neither the coach nor the players want to use the school ground as it is very small। अभी बताओ, सब्जेक्ट वर्ब करने के लिए पहले हमको सब्जेक्ट को और वर्ब को ढूंढना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिल रहे हैं? एक तो पहला मिल रहा है द कोच, दूसरा कौन सा मिल रहा है, द प्लेयर्स। वर्ब क्या हमारे पास, want। अब want किस तरह का वर्ब है, want एक प्लूरल वर्ब है। अगर ये wants होता तो सिंगुलर होता, ठीक है। तो एक तो नीदर और नॉर का रूल होता है ना, नीदर और नॉर, यहाँ पर कि जब भी ये आते हैं तो क्या होगा, जो दूसरा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, पहला कौन सा है, कोच, दूसरा कौन सा है, द प्लेयर्स। सो क्योंकि द प्लेयर्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी कैसा जाएगा, प्लूरल। क्योंकि वांट क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो ये सेंटेंस भी हमारा सही हो गया। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड वन। सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। अब इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन को हमेशा हम लोग सिंगुलर लेते हैं। फाइन, हमेशा सिंगुलर लेंगे, लेकिन सम का मतलब क्या होता है, कुछ, मतलब एक से ज्यादा। तो ऐसा लग रहा है कि एक से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लूरल, बट ऐसा नहीं है। कभी भी सिंगुलर सब अनकाउंटेबल चीज के पहले ऑल या सब लगा हो, ऑल या सम लगाओ सॉरी, तो वर्ब क्या जाएगा, सिंगुलर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिंगुलर है तो इसके आगे सम लगने के बावजूद भी ये सिंगुलर वर्ब लेगा। सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ कम टू द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन। क्योंकि हमारे 3 सही है तो लास्ट वाला ही गलत होगा, स्टिल हम लोग चेक कर लेते हैं। Each of the selected students have to write an undertaking before taking part in the game। और यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, वर्ब क्या है, हैव। स्टूडेंट सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, हैव वर्ब कैसा है, प्लूरल। तो ये सेंटेंस लग रहा है कि सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी सब्जेक्ट के पहले ईच, एवरी या फिर वन लगा हो तो फिर क्या होता है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। क्योंकि स्टूडेंट्स में से एक तो है, कोई एक ही चाह रहा है ना, कोई एक ही ये चीज कर रहा है, सब सारे स्टूडेंट्स नहीं कर रहे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर ही है लेकिन वो दिख रहा है प्लूरल, इसलिए हमने क्या लगा दिया, गलती से प्लूरल वर्ब, जबकि हमारा जो वर्ब है वो होगा सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैव की जगह यहाँ पर हैज होना चाहिए था। हैज टू राइट एन अंडरटेकिंग बिफोर टेकिंग पार्ट इन द गेम। ठीक है, ये है। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। अब देखो ये सेम रूल क्या है हमारे क्वेश्चन में भी है।
क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट्स, तो ये क्या है? प्लूरल। तो फिर यहाँ तो हैव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हैज है। क्यों? क्योंकि आगे में वन आ गया। जब भी वन, ईच या एवरी ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। फाइन, आई गेस सबको ये क्लियर हो गया। जिसको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ना है वो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उसके वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज मैंने छोटे छोटे ग्रामर के वीडियोस बनाए हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, नाउन, एडजेक्टिव, सो आप उधर जाकर भी देख सकते हो। चलो अभी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सो इट इज अ क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट तो पता है ना सबको, क्या होता है? एक पैराग्राफ होता है, उसमें कुछ ब्लैंक्स होते हैं, उसको आपको फिल करना होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कश्मीर इज माई फेवरेट हॉलीडे डैश इन इंडिया। हॉलीडे की बात हो रही है। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? डेस्टिनेशन, प्लेस, स्पॉट। ठीक है, तीन ऑप्शन है हमारे पास। सो क्या लगता है क्या होना चाहिए? प्लेस या स्पॉट या फिर डेस्टिनेशन? स्पॉट हम बेसिकली पिकनिक के लिए लगाते हैं ना, पिकनिक स्पॉट इस तरीके से बोलते हैं। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? स्पेशल विजिट टू अ ट्रिप। so it is a kind of special visit to a trip। वैसे भी हम हॉलिडे के साथ डेस्टिनेशन को ही ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर डेस्टिनेशन होगा। तो अगर डेस्टिनेशन हमारा आंसर होता है तो 2 और 3 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। हमेशा हम क्वेश्चन को हमेशा हमको ऑप्शंस के थ्रू जाना है, एलिमिनेट करते हुए जाना है, तो ज्यादा आसान हो जाता है। तो फिर दूसरे ब्लैंक पे आते हैं। I had gone with my family last summer. गुलमर्ग is a dash to the eyes। गुलमर्ग क्या है? आंखों के लिए कुछ है। आंखों के लिए क्या है? साइट। साइट का मतलब तो दृश्य होता है। आंखों के लिए दृश्य है, ये कोई मीनिंग नहीं हुआ, ये मीनिंगलेस जा रहा है। तो साइट यहाँ भी कैंसिल हो गया और साइट भी यहाँ भी कैंसिल हो गया। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है डिलाइट का और ट्रीट का। तो डिलाइट और ट्रीट दोनों ही जाते हैं। गुलमर्ग इज अ डिलाइट टू द आईज और ट्रीट टू द आईज। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्लेस हमको इतना ठीक नहीं लगता, डेस्टिनेशन इज अ बेटर वर्ड फॉर अ हॉलीडे, सो फिलहाल हम इसको लेकर चलते हैं, ट्रीट को। अब कम टू द थर्ड ब्लैंक। A treat to the eyes with a spread of dash flowers। सो फ्लावर्स के हमारे पास ऑप्शन है ब्यूटीफुल, वंडरफुल एंड वाइब्रेंट। तो यहाँ पे तीनों ही वर्ड्स जा सकते हैं, क्योंकि फ्लावर्स की तारीफ हो रही है तो ब्यूटीफुल भी ठीक है, वंडरफुल भी ठीक है और वाइब्रेंट भी ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो हमें इतना ठीक नहीं लगता, साइट भी सही नहीं लगता। ठीक है, तो ज्यादा ऑप्शन क्या बच गया हमारे पास? वाइब्रेंट। वाइब्रेंट मतलब फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, लाइवली। सो वाइब्रेंट मिल गया। वाइब्रेंट फ्लावर्स अगेंस्ट स्नो कैप्ड माउंटेन एज डैश। तो यहाँ पे जो इंसान है जो पिकनिक पे गया है वो एस्थेटिक्स की बात कर रहा है, नेचर की खूबसूरती की बात कर रहा है। तो वो कैसा इमेजिन कर रहा है कि फ्लावर्स हैं बहुत सारे, फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली फ्लावर्स हैं, उसके पीछे जो है माउंटेन्स का बैकग्राउंड है, कुछ ऐसा पेंटिंग जैसा लग रहा। ठीक है, सो बैकग्राउंड हम ले सकते हैं, बैकग्राउंड इज अ बेटर वर्ड। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड तो पहले ही चले गए थे क्योंकि हमारे पास डेस्टिनेशन नहीं था। दूसरी बात, हम बॉर्डर नहीं ले सकते। बॉर्डर क्या कब बोलते हैं हम? जब ज्योग्राफी की बात करते हैं, लाइक पाकिस्तान की सीमा, भारत की सीमा, इस तरीके से कुछ बात कर रहे हैं तो हम बॉर्डर का यूज करेंगे। प्रेमिस भी कुछ अथॉरिटेटिव वर्ड ही है। लाइक अगर हम स्कूल प्रेमिस बोलते हैं, मतलब कोई भी या तो स्कूल बिल्डिंग या स्कूल ग्राउंड जो स्कूल का प्रॉपर्टी हो। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी या अथॉरिटी की बात हो नहीं रही है, तो बॉर्डर और प्रेमिस तो ऐसे भी नहीं होंगे। दूसरा साइट भी नहीं हो सकता था। सो सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं जा रहे थे। हमारे पास बेटर ऑप्शन था ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4, लेकिन ऑप्शन 1 में भी साइट बिल्कुल नहीं जा रहा था।
तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा आंसर. Kashmir is my favorite holiday destination in India. I had gone with my family last summer. Gulmarg is a treat to the eyes with a spread of vibrant flowers against snow-capped mountains as backgrounds. Fine. So ये एक logical, meaningful paragraph बनाता है. Now come to the next question. So next question is again from literature. Um, so which of the following was a comic book about death whose title character is modeled on a self-destructive lyric poet Delmore Schwartz? So इनमें से कौन सा जो बुक है वो डेथ के बारे में है, मतलब किसी को मॉक करते हुए लिखा गया है और वो कैरेक्टर जो है डेलमोर श्वास के बारे में लिखा गया है. सो ये बेसिकली लिटरेचर की बात हो गई. ये तो वही बात है कि अगर आपसे किसी मूवी का स्टोरी बता दिया और पूछा कि ये कौन सा मूवी है, तो अगर आपने वो मूवी देखा नहीं है तो आप बता नहीं सकते. सो इसलिए आपको लिटरेचर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. और ये जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न राइटर्स का है. सो ये जो सारे जो वर्क्स हैं वो किसका है? सॉल बेलो. सॉल बेलो जो है वो अमेरिकन राइटर है, ऑथर हैं. उनके द्वारा ये सारी बुक्स लिखी गई है. तो उनके जो फ्रेंड थे, जो पोएट थे डेलमोर श्वार्ट्ज, उन्हीं को लेकर इन्होंने ये लिखा था. सो इसका आंसर क्या है? हम्बोल्ट्स गिफ्ट. फाइन. सो उसमें जो कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर, वो कौन है? हम्बोल्ट्स गिफ्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Of the four sentences, which one indicates strong probability? अब ये फिर से क्या क्वेश्चन आ गया है? ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है. So this question is basically based on models. Models पता है? मॉडल्स क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के वर्ब होते हैं, उनका अलग ही फंक्शन होता है. फाइन. जैसे यहाँ पे कौन कौन से मॉडल्स हैं? माइट एक मॉडल है, फिर यहाँ पे मस्ट एक मॉडल है, यहाँ पे शुड एक मॉडल है, एंड देन यहाँ पे कुड एक मॉडल है. तो सबका अलग अलग फंक्शन होता है. माइट प्रोबेबिलिटी दिखाता है लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी नहीं दिखाता है. ठीक है. मस्ट दिखाता है. शुड क्या करता है? हमको ऑब्लिगेशन, ड्यूटी बताता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, सजेशन देता है. कुड क्या बताता है? ये हम पास्ट के लिए यूज करते हैं कि पास्ट में ये चीज हो सकती थी. ठीक है. सो बेसिकली ये पास्ट एक्शन के लिए होता है, ये पास्ट दिखाता है. तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी पे आते हैं. पढ़ते हैं सेंटेंस. आई हैवंट फिनिश्ड द मैथ्स प्रॉब्लम, ट्राई आस्किंग नवीन, ही माइट हैव कंप्लीटेड. माइट हैव मतलब प्रोबेबिलिटी तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी नहीं है. सो पहला वाला तो हमारा आंसर नहीं होगा. Excuse me. I left my red color bag here just 10 minutes ago. You must have seen it. So क्योंकि यहाँ पे must है तो जब भी strong probability की बात आएगी हम हमेशा must का यूज करते हैं. तो आंसर तो हमको यहीं पे मिल गया, हमको आगे ऑप्शंस को पढ़ने का जरूरत नहीं है. एग्जाम में आपको हमेशा स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है. तो अगर आपको एक्यूरेट आंसर मिल चुका है तो आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है. तो एग्जाम में तो आप आगे बढ़ जाएंगे, फिलहाल हम देख लेते हैं. यू शुड हैव पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 days ago. आपको तुम्हें भर देना चाहिए था. ठीक है. ये बात कही जा रही है. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी नहीं, यहाँ पे सजेशन है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था बट तुमने नहीं किया. Now the last one is I don't know what to do. You could ask for colleagues for advice. आप अपने कलीग्स को पूछ सकते थे. ठीक है. पास्ट एक्शन की बात हो रही है. सो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. फाइन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Choose the option that correctly matches
द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मोस्ट सुटेबल मीनिंग्स। सो ये क्वेश्चन जो है वो वोकैब बेस्ड है। अगर आपको शब्द का मतलब पता है तो आप कर लोगे, नहीं पता है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बट जरूरी नहीं है कि आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। आपको एक दो भी पता है तो आप ऑप्शन से उसको एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन ए में जाओ तो असर्टेन, जो ऑप्शन सी है, और जो डी है स्टन, ये काफी नोन वर्ड्स हैं, ये आप कर सकते हो। लाइक स्टन का मतलब क्या होता है? आई वॉज स्टन्ड, आई वॉज शॉक्ड। ठीक है, तो डी का 3 लगता है। और कोई लगता है? चलो एक और देख लेते हैं। सी में है असर्टेन। असर्टेन मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? डिटर्मिन, कुछ निश्चित करना। ये दो तो आसान वर्ड है। अभी देखो ऑप्शन पे आ जाते हैं, कहीं कुछ मिल रहा है क्या? हमें डी का 3 मिलता है या फिर सी का 2 मिलता है? सी का 2, तो सी का 2 जो है ये यहीं पे है सिर्फ। अगर यहाँ पे हमें डी का 3 हमने किया था ना, स्टन, हाँ, अगर हमें यहाँ पे डी का 3 भी मिल जाएगा तो यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर डी का 3 भी है। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे डी का 1 लगा है, यहाँ पे डी का 2। ठीक है, तो ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ। यहाँ पे डी का 3 है लेकिन यहाँ पे सी का 1 लगा दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मुझे यहाँ पे चलो मान लो कि मुझे यहाँ पे 2 वर्ड्स पता थे तो मैंने इस हिसाब से किया। अगर मुझे और ज्यादा पता है तो मैं और आसानी से कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अगर एक भी पता होता तो भी मैं शायद कर लेती। तो वो डिपेंड करता है आपको कितना ज्यादा वर्ड्स पता है। सो कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन लर्निंग न्यू वर्ड्स। ठीक है, जितना ज्यादा जानोगे उतना ज्यादा करोगे। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट आंसर, ऑप्शन 1। सो दूसरा और बाकी के 2 आंसर्स क्या हमें मिल गए हैं? ए का 4 और बी का 1। सो ए का 4 मतलब अपेंडेज का मतलब होता है एड ऑन, और इनकैपेसिटेट का मतलब डिसेबल। चलो फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। अगेन ये क्वेश्चन जो है लिटरेचर से है। इन दिस नॉवेल ऑफ आइडियाज द मेन कैरेक्टर बीविस गोज टू मेक्सिको टू फाइट अ रेवोल्यूशन बट देन adopts Buddhism and becomes a pacifist. Identify the novelist and the novel. ठीक है, सो ये पहले क्या दिया हुआ है? नॉवेल का नाम है, और सेकंड में क्या है? ये नॉवेलिस्ट का नाम है। सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं। तो ये फिर वही बात है, अगर आपने नॉवेल को पढ़ा, आपको स्टोरी पता है तो आप कर लोगे। अगर आपको स्टोरी नहीं भी पता और अगर प्रोटैगनिस्ट जो कैरेक्टर है उसका नाम भी पता है तो भी आप कर लोगे। तो ये पहली वाली जो है वो अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखी गई है। उसके प्रोटैगनिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट जॉर्डन। मैजिक सीड्स क्या है? वीएस नायपॉल द्वारा लिखी गई है। और इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो विली समरसेट चंद्रन है। एंड आइलेस इन गाइजा ये किसके द्वारा लिखी गई है? एडलेस हग्सली। सो ये यहाँ पे जो ये नॉवेलिस्ट है एंड ये क्या है? नॉवेल है। इसमें क्या था? ये नॉवेलिस्ट है और ये नॉवेल है। सो इसी में है थर्ड वाले में, आइलेस इन गाजा में, जो बीविस नाम का जो कैरेक्टर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला क्या है? कार्लोस फ्यूंटेस भी क्या है? वो नॉवेलिस्ट है। एंड नॉवेल क्या है? द डेथ ऑफ आर्टेमियो क्रूज। और इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम भी क्या रहता है? आर्टेमियो क्रूज। उसी के डेथ के बारे में ये स्टोरी है। सो इट्स ऑल अबाउट रीडिंग लिटरेचर। आप जितना करोगे उतना, जितना पढ़ोगे उतना करोगे। ठीक है, the more you read the more you attempt. Fine, now come to the next question. अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट अगेन जैसा मैंने बोला ये सारा इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, सो नथिंग टू वरी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
The following sentences are jumbled. Choose the option which has the right order. तो ये जो 4-5 सेंटेंस हमको यहाँ दिए गए हैं वो सही ऑर्डर में नहीं है. मतलब कौन सी चीज पहली हुई कौन सी बाद में हुई ये उल्टा सीधा दिया हुआ है. आपको सही बताना है, क्रोनोलॉजिकली बताना है, पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ. फाइन फाइन. सो ऐसे क्वेश्चंस को हम स्टार्ट ही करते हैं ऑप्शन से. ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग जाएगा आपको पढ़ने के लिए, तो आपको कम टाइम में करना है. एग्जाम में आपको टाइम भी गिवन होता है. सो हम ऑप्शन पे आते हैं. ऑप्शन पहला क्या दिया हुआ है? ए से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है और ए से. मतलब जो पहला सेंटेंस होगा वो या तो ए होगा या फिर सी होगा. ठीक है, तो हमें बस ये 2 सेंटेंस ही पढ़ना है. सो पढ़ते हैं पहले ए. सो ए स्टार्ट हुआ है शी से. शी इज अ प्रोनाउन. शी क्या है? एक सर्वनाम है. शी मतलब वो मतलब कौन? हमें तो पता ही नहीं किसकी बात हो रही है, तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है. इसका मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 जो है वो कैंसिल हो गया. अब दोनों ही ऑप्शन सेकंड और थर्ड में क्या है? सी के बाद ए होगा, ये पहले से बताया गया है, तो हमें फिर से ढूंढने की जरूरत नहीं है. सी के बाद दूसरा ऑप्शन ए होगा. बस हम पढ़ लेते ताकि हमें थोड़ा सा स्टोरी समझ में आ जाए. क्योंकि सी सबसे पहला है, पहले हम सी को पढ़ेंगे. अमीलिया एयरहार्ट, तो इसकी बात हो रही है. अब कैसे पता चले कि ये नाम है, कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं, क्योंकि दोनों लेटर जो पहले लेटर हैं दोनों वर्ड्स के वो कैपिटल में लिखे हुए हैं, इसलिए ये एक इंसान का नाम है. आगे शी भी दिया हुआ है, इससे ये पता चलता है कि ये कोई फीमेल है, महिला है. ठीक है. So Amelia Earhart was an American aviator who set many flying records and championed the advancement of women in aviation. ठीक है, एमिलिया एयरहार्ट की बात हो रही है. फिर आ जाते हैं ए पे. She became the first woman to fly solo across the Atlantic Ocean and the first person ever to fly solo from Hawaii to the US mainland. यहाँ तक तो हमको आंसर मिल गया कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है. नाउ कम टू द ऑप्शन. अब यहाँ पे थर्ड में यहाँ पे डी है और यहाँ पर ई है. अब पहले ई आएगा या डी आएगा ये पता करना पड़ेगा. एक और चीज हम नोटिस कर सकते हैं ऑप्शन में कि ई और बी दोनों ही साथ में, मतलब हमेशा ई आएगा और उसके तुरंत बाद बी आ जाएगा, उनके बीच में कुछ नहीं आएगा. और ऐसा भी नहीं कि पहले बी आ जाए फिर ई, पहले ई और बी. तो अच्छा है कि हम पहले ई और बी को पढ़ लेते हैं. ठीक है, ई और बी तो साथ में ही आने हैं. बाकी बस हमें ये पता करना है कि डी इन दोनों के पहले आएगा या फिर इन दोनों के बाद में. इसमें क्या है? ई बी, डी जो है ई बी के पहले है और इसमें डी जो है ई बी के बाद में. तो ई को पढ़ते हैं. Her plane wreckage was never found and she was officially declared lost at sea. So उनका क्या हुआ था? प्लेन wreckage हुआ था. उसके बाद आते हैं बी पे. Her disappearance remains one of the greatest unsolved mysteries of the 20th century. ठीक, ये दोनों तो साथ में आने वाले हैं. अब पढ़ते हैं डी को. During a flight to circumnavigate the globe, Earhart disappeared somewhere over the Pacific in July 1937. तो पहले क्या होता है? कोई घटना होती है, फिर उसका पता लगाया जाता है, फिर उस पे एक कंक्लूजन दिया जाता है. ठीक है, अगर हम डी को लास्ट में रखते हैं तो जब हमको बता ही दिया गया कि एक मिस्ट्री है वो मिली नहीं, तो ये कब नहीं मिली है ना, कब ऐसा हुआ, कब ये रेकेज हुआ था, इसकी तो बात ही नहीं हुई. तो इसकी बात कहाँ पे हुई है? इसकी बात पहले डी में हुई है कि क्या हुआ था? ड्यूरिंग अ फ्लाइट टू circumnavigate the globe, Earhart disappeared somewhere. वो गुम हो गई. गुम हो गई उसके बाद क्या हुआ? उनको ढूंढा गया बट वो मिली नहीं. ठीक है, तो उनको लॉस्ट डिक्लेयर कर दिया गया. उसके बाद कंक्लूजन निकाला गया, ये बोल दिया गया कि उनका जो डिसअपियरेंस है वो मिस्ट्री है,
वो एक रहस्यमयी घटना है, उसका पता नहीं चला। ठीक है, तो इसका मतलब डी जो है ई और बी के पहले होगा, तो डी हो गया हमारा थर्ड, उसके बाद ई हो गया फोर्थ, and B will be the last and fifth sentence. फाइन, आई गेस सबको ये क्लियर है। ये बहुत आसान होता है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना होता है और ऑप्शन से जाना होता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट के क्लास में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ में आया, आपको क्या और चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो। एंड आपको और किस चीज की वीडियो चाहिए, मैं और किस चीज का वीडियो बनाऊं, लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, कुछ भी आपको चाहिए, आपको सारा कुछ मटेरियल मेरे चैनल पर मिलेगा। टिल देन, बाय बाय एंड पीस आउट।